वेलकम टू द लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स। मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ एक बार फिर आई हूँ आप सबके सामने मेंस आंसर राइटिंग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो मेंस का एग्जाम होता है इट इज अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एंड इट इज अ लिंकिंग की, इट इज अ लिंकिंग की between your PT and between your interview। इसलिए आपको आपके मेंस की एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो डे 1 से स्टार्ट करनी है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है, ये भ्रम होता है कि जिस दिन पीटी क्लियर हो गया उस दिन हम मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच स्टूडेंट्स, बिकॉज जब आप लोग मेंस की तैयारी करेंगे, आप लोग बैरक पढ़ेंगे, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेंगे, आंसर को लिखने का तरीका समझेंगे, तो आपका पीटी जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इसीलिए द करेक्ट अप्रोच इज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन एंड आपका पीटी खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो लॉ वाला के माध्यम से जैसे आप जानते हैं कि हम लोग मेंस आंसर राइटिंग की ये सीरीज शुरू करी थी, जहां पे हम लोगों ने टोटल 10 लेक्चर्स लिए हैं एंड उसमें हम लोगों ने 5 लेक्चर्स में आईपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया एंड 5 लेक्चर्स में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है। So all this is for all state judiciary, it is not any state specific, it is for all state judiciary and ये सिर्फ आपको इसलिए कराया जा रहा है कि आप लोग शुरुआत करें। जब आप लोग शुरुआत ही नहीं करेंगे तो अपने वो जो गोल है जो आपने सेट किया हुआ है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो यू नीड टू स्टार्ट। हर एक बंदे का, हर एक पर्सन का लिखने का तरीका अलग होता है, हर एक बंदे का कम्युनिकेट करने का तरीका अलग होता है। मेरा अलग हो सकता है, आप सबका अलग हो सकता है। सो दीज मेंस आंसर राइटिंग का सीरीज इज जस्ट प्रोवाइडिंग यू सैंपल मॉडल आंसर्स। इट इज प्रोवाइडिंग यू ओनली सैंपल मॉडल आंसर्स प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट रिविजन, जिससे कि आप लोग अपना खुद का आंसर लिखना शुरू करें। जब आप लोग अपना खुद का आंसर लिखना शुरू करेंगे, ये डे 1 से जब आप शुरू करेंगे एंड जब आप डे 30th पे पहुंचेंगे तो विद इन 1 month you will realize that your answer quality has increased and improved tremendously. So you need to practice, practice and practice and that is the key to success. पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपका आंसर होना चाहिए क्रिस्प, प्रिसाइज एंड डिजायरेबल। होता क्या है कि टाइम की बहुत कमी होती है हमारे आंसर राइटिंग के टाइम पे, बिकॉज मेंस आंसर राइटिंग इज अ सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग पेपर। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है आंसर को फ्रेम करने में, अपने थॉट प्रोसेस को गैदर करने में एंड उसको देन पेपर में उतारने में। सो इसीलिए अगर आप लोग रोज प्रैक्टिस करेंगे मेंस आंसर राइटिंग की, तो आपको जब पेपर एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग जाएंगे तो ना तो आप नर्वस होंगे, ना आपका ब्लैंक आउट होगा एंड आप लोगों को तरीका पता होगा कि कैसे अपने थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करके आपको अपनी आंसर शीट में उतारना है। ऑल्सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें यूजुअली बच्चों के होता क्या है कि क्वेश्चन छूट जाते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से आंसर करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि पीछे वाले क्वेश्चंस भी तो बचे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द आर्ट विच यू नीड टू लर्न एंड ये कैसे आएगा? ये आएगा आपको प्रैक्टिस से। सो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जो इंसान टाइम की वैल्यू नहीं करता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। सो यू हैव टू वैल्यू योर टाइम and that time you need to value not only in your examination hall but today also. You don't have to waste your time, you have to practice your mains answer writing questions so that you can automatically clear your PT examination and that will also help you in your interview. तो आप लोग हम देख रहे हो लेक्चर नंबर 5 है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। हम लोग देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। हम लोगों ने मेंस आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस किया था एंड मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन भी कराती हूँ, क्योंकि होता क्या है लॉ इतना ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कि हम लोग पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पिछली वाली चीजों को भूल जाते हैं। क्या नहीं करते? रिविजन नहीं करते। तो रेगुलर रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग 1 महीना लगा के एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, वीकेंड पे उस सब्जेक्ट को दोबारा उठाएं और उसको रिवाइज करें। रिवाइज करने का क्या तरीका होगा? रिवाइज करने का तरीका ये नहीं है कि आप बैरक को दोबारा उठाएं, पूरा पढ़ना शुरू कर दें, नहीं। आप लोग मेंटल रिवीजन करेंगे, आप लोग आंखें बंद करके रिवाइज करेंगे उस पूरे कॉन्सेप्ट को एंड जहां अटकेंगे वहां जाके आप लोग अपनी बैरक को उठाएंगे, अपने नोट्स को उठाएंगे।
इसीलिए मैं मेंस आंसर राइटिंग की जो क्वेश्चंस के सैंपल आंसर्स जब प्रोवाइड करती हूँ, जब सैंपल आंसर्स आप लोगों के साथ लिखती हूँ, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट को भूल चुका होता है। ऑल्सो अगर आप लोग अच्छे से पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट रिविजन करना चाहते हैं, यू कैन रेफर टू आवर फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच में हम लोगों ने मेंस के सब्जेक्ट्स को केटर किया था एंड हम लोगों ने डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स को समझाया था। तो आप लोग फाउंडेशन बैच की सीरीज को रेफर कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे सब्जेक्ट आपको फाउंडेशन बैच में मिलेंगे एंड यू कैन रेफर टू ऑल ऑफ दीज एट लॉ वाला चैनल। आज टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, हम मेंस आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करेंगे एंड ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। दीज आर स्टेट स्पेसिफिक एंड ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, किस बेसिस पे होता है। जब हम लोगों ने फर्स्ट क्लास ली थी मेंस आंसर राइटिंग की, उस टाइम पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जैसे सिचुएशन बेस्ड होता है, जहां पे आपको अपना जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके आपको डिसाइड करना होता है। यू हैव टू इमेजिन एज इफ यू हैव become a judicial officer and you have to decide the case depending on the facts and circumstances which have been placed in front of you. सेकेंड क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, देन शॉर्ट नोट्स होते हैं, लॉन्ग नोट्स होते हैं, कई बार वर्ड लिमिट भी दी होती है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही आपको अपना आंसर को लिखना है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एक डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसको आपको केस लॉ के साथ समझाना है। द क्वेश्चन सेज ड्यूटी टू मिटिगेट द लॉस, डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ अ केस लॉ। 15 मार्कर है। स्टूडेंट्स एक चीज को जो ध्यान में रखना है वो ये है कि कितने मार्क का क्वेश्चन है। कई बार होता क्या है, जैसे कि आप माने इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा सेक्शन 10 बात करता है, इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का जो आंसर है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको हम पॉइंट वाइज अपने इसेंशियल्स को लिख के खत्म कर सकते हैं, इस इसेंशियल्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो इट इज ऑन अस, हम उसको 5 मार्कर में भी बना सकते हैं, 20 मार्कर में भी बना सकते हैं। इट इज योर ओन डिस्क्रिशन, बट यू हैव टू यूज दिस डिस्क्रिशन डिपेंडिंग ऑन कितने नंबर का वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको उस टाइम पे खुद से एनालाइज करना होगा और अपना टाइम उसी तरीके से डिवोट करना होगा। इसीलिए करेक्ट अप्रोच ये होती है कि आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आंसर्स प्रिपेयर करके रख लें, एंड प्रिपेयर करके रखें ज्यादा मार्क्स के लिए, 20 मार्कर का प्रिपेयर करके रखें, एंड अपने दिमाग में कैलकुलेशन रखें कि अगर ये 5 नंबर में पूछा गया तो मैं क्या क्या पॉइंट्स लिखूंगी और क्या क्या पॉइंट में नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस, अब जब हम बात करते हैं कि कोई लॉस हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो हर एक इंसान की एक ड्यूटी होती है कि वो उसको बचाने की कोशिश करे, वो अपनी प्रॉपर्टी को, वो सामने वाले को बचाने की कोशिश करे और कोशिश करे कि नुकसान कम से कम हो। तो यही हमारा आज का क्वेश्चन है एंड इसे हमें केस लॉस के साथ एक्सप्लेन करना है। इससे पहले कि हम लोग एक सैंपल आंसर लिखें, एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। तो ड्यूटी टू मिटिगेट ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाया गया है सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जहां पे वो क्या कहते हैं कि जो भी इंजर्ड पार्टी है, जो भी पार्टी है अग्रीव्ड है, जिसका नुकसान हुआ है, उसको रीजनेबल स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि नुकसान मिनिमम रहे। रीजनेबल स्टेप्स कौन से रीजनेबल स्टेप्स हैं? ये वही रीजनेबल स्टेप है जो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात करते हैं कि रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन करे। अब आपका एक्ट करने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा एक्ट करने का तरीका अलग हो सकता है। आप बोलोगे कि जज साहब कैसे एनालाइज करेंगे, तो जज साहब रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन का एग्जांपल लेते हैं एंड वो यूजुअली क्या देखते हैं कि जो एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन होता है, एक नॉर्मल टेम्परामेंट का पर्सन होता है, वो कैसे एक्ट करता है इस सिचुएशन में, उस हिसाब से ही हम इवैल्यूएट करते हैं सिचुएशन को। यही बात हमारे जमाल वर्सेस दाऊद के केस में भी एक्सप्लेन करी गई है कि it is undoubted law that a plaintiff who sues for damages owes the duty of taking all reasonable steps to mitigate the loss. तो बेसिकली जो बंदा, जो प्लेंटिफ है, जो सूट फाइल कर रहा है, ये देखना जरूरी है कि क्या उसने रीजनेबल स्टेप्स लिए थे नुकसान को बचाने के लिए, कम से कम नुकसान हो उसके लिए क्या उसने रीजनेबल स्टेप्स लिए थे या नहीं लिए थे, एंड क्या उस पर्सन का नेग्लिजेंस था या नहीं था। कई बार इंश्योरेंस के केसेस में हम देखते हैं लोग जबरदस्ती अपनी प्रॉपर्टी को हार्म कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को आग लगा देते हैं कि इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा।
ऐसे सिचुएशंस में अगर पता चल जाए कि आपने डेलिबरेटली, आपका नेग्लिजेंस था, डेलिबरेटली आपने विलफुल एक्ट करके प्रॉपर्टी को हार्म किया था एंड आप इंश्योरेंस का पैसा लेना चाह रहे थे, तो आपका वो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इंश्योरेंस क्लेम हो या नॉर्मल चीज की बात करें, आपको रीजनेबल स्टेप्स लेने चाहिए कि लॉस जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो. तो यहाँ पे जो सेलर है वो अगर रिफ्यूज कर देता है टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, बायर शुड बाय द गुड्स इफ दे आर अवेलेबल फ्रॉम एनी ऑल्टरनेटिव सोर्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कोई कमोडिटी परचेज करने का, वो मना कर देते हैं, तो बायर को पॉसिबिलिटी इवेल्युएट करनी चाहिए कि अगर वो किसी और सोर्स से उन गुड्स को ले सकता, ना कि डायरेक्ट एक सूट फाइल करना चाहिए टू रिकवर द डैमेजेस. यू हैव टू टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स जिससे कि कम से कम नुकसान हो. तो जो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस है वो किसी पार्टी को राइट नहीं देता कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे, रादर वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे कोर्ट्स को इवैल्यूएट करनी होती है फैक्ट्स एंड सिचुएशंस को, जिससे कि वो ये देख पाए कि कितने डैमेज हमें अग्रीव्ड पार्टी को देना है और फॉल्टी पार्टी के ऊपर कितनी पेनल्टी इंपोज करनी है. बट क्या ध्यान में रखना है, रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन. पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप देखेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, हम जिस टाइम पे हम उठते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका दूध वाला जो आपके घर दूध देने आता है, आपके घर की मेड जो आपके घर पे काम करती है, आपका गाड़ी वाला जो आपकी गाड़ी सर्विस करता है या गाड़ी को क्लीन करता है, आपका सब्जी वाला जो सब्जी घर देने आता है. ऑल दीज आर फाइन एग्जाम्पल्स जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं. अगर हम कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात करें, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जहां पे हम बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं, जहां पे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. बट अगर हम अपने घर की बात करें, अपने डेली चोर्स की बात करें, तो हम काफी सारे लोगों के साथ ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं. तो इसीलिए जब आपको किसी के ऊपर डैमेज अवॉर्ड करना है, किसी के ऊपर पेनल्टी इंपोज करनी है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन की तरह एक्ट करना चाहिए एंड कोर्ट्स को भी यही इवैल्यूएट करना होता है. ठीक है. अब जहां पे अग्रीव्ड पार्टी इंक्रीज करती है कि उसका लॉस हुआ है ड्यू टू हिज ओन नेग्लिजेंट कंडक्ट, तब वो सामने वाले पर्सन को लायबल नहीं ठहरा सकती. और यही बात कहां बोली गई, डर्बशीर वर्सेस वॉरेन के केस में. सो बेसिकली इफ यू आर नेग्लिजेंट ऑन योर ओन, अगर आप खुद ही नेग्लिजेंट हैं, आप सामने वाले से क्या नहीं ले सकते हो, डैमेज नहीं ले सकते हो. एवरीवन इज सपोज टू कम टू द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स. मतलब क्या है, ये आप बहुत बार, अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो या फिर अगर आप इंटर्नशिप्स करते हो, तो आपने कई सारे लॉयर्स की पिटिशंस में ये लाइन सुनी होगी. इसका मतलब यही होता है कि आप खुद से गिल्टी होके, आप खुद से नेग्लिजेंट होके सामने वाले पे कसूर नहीं ठहरा सकते. सो यू हैव टू बी अ रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन इफ यू आर क्लेमिंग डैमेजेस फ्रॉम द अदर पार्टी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें अगर हम, तो ड्यूटी टू मिटिगेट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है अगर कोई प्रीमेच्योरली टर्मिनेट कर देता है कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, कई बार एम्प्लॉयमेंट में आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, आपके ऊपर ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता है, जिससे कि आप परफॉर्म कर सके उस जॉब के हिसाब से. सो इफ यू prematurely terminate that contract, then also they can sue you for that thing. ठीक है. Thus, if an alternative employment of equal standing is available to the aggrieved party, reasonable conduct क्या होगा कि आप सामने वाली पार्टी को उनके लॉस के लिए भरपाई करें. Basically, if they have invested some money on you, you have to pay them back. ठीक है. यही बात बोली गई ब्रेस वर्सेस कोल्डर के केस में भी. ठीक है. However, alternative employment अगर equal standing की नहीं available है, then it cannot be pleaded कि employee should have taken up a lesser job to mitigate the loss. जब बात करते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ डैमेज की, बेसिकली कितना डैमेज देना चाहिए, कितना डैमेज अवॉर्ड किया जाना चाहिए, कोर्ट को क्या देखना पड़ेगा, कोर्ट को पूरा होलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी, उनको कंडक्ट ऑफ पार्टीज देखनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा कि क्या कोई नेग्लिजेंस था, क्या उन्होंने अपनी तरफ से रीजनेबल एफर्ट लगाए जिससे कि लॉस कम से कम हो सके. इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को अपना जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज करके डैमेजेस या फिर आप पेनल्टी जो है वो इंपोज करनी पड़ेगी फॉर डिफॉल्टिंग पार्टी के ऊपर. यही सेम बात बोली गई प्याजू लिमिटेड वर्सेस सौंदर के केस में. सो
डैमेजेस जब हम बात करते हैं, डैमेजेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस, एक होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस या फिर पेनल्टी सेक्शन 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात करता है, क्या कहता है, जहां पे प्रीमेच्योरली या फिर पहले से ही आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिटरमाइंड है कि कितना अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन होगा अगर ब्रीच हो गया। तो जैसे हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, सिमिलरली यहाँ पे एक पेनल्टी क्लॉज लिखा हुआ है, अगर किसी पार्टी ने डिफॉल्ट किया इतना डैमेज लगेगा, तो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस हो गया जो बिफोर हैंड आपने डिसाइड कर लिया। इंग्लिश लॉ के हिसाब से अ सम सो फिक्स्ड मे फॉल इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज क्या हो सकती हैं, एक लिक्विडेटेड डैमेजेस हो सकता है, एक पेनल्टी भी कहला सकते हो आप। ठीक है, अगर अमाउंट फिक्स्ड है जो रिप्रेजेंट करता है एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट, अगर प्रोबेबल डैमेज हो गया तो वो इतना मिलेगा, उसको आप लिक्विडेटेड डैमेज कहोगे। अगर एक सम लेस देन अमाउंट ऑफ प्रोबेबल डैमेज है, उसको भी आप लिक्विडेटेड डैमेज कहोगे, बट अगर वो सम ग्रेटर देन जो सम हो सकता था, जो आपका डैमेज हो सकता था, उसको आप पेनल्टी कहोगे। बेसिकली अगर आपका 100 रुपए का नुकसान हो रहा था और आपके ऊपर 120 रुपए इम्पोज किया जा रहा है, देन दिस इज पेनल्टी विच इज अ ग्रेटर अमाउंट देन द लाइकली लॉस। 100 रुपए का नुकसान हो रहा था, 100 रुपए इम्पोज किया, दिस इज लिक्विडेटेड डैमेज। 100 रुपए का नुकसान हो रहा था, 120 आपके ऊपर इम्पोज किया, दैट इज अ पेनल्टी। पेनल्टी मतलब आपको पीनलाइज किया जा रहा है क्योंकि आपने कोई गलत एक्ट किया है। ठीक है, अब डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस न्यू गिराज एंड मोटर कंपनी लिमिटेड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस है जब हम डैमेजेस की बात करते हैं। फैक्ट्स किस तरीके के थे कि एक टायर कंपनी होती है जो टायर्स को बेचती है डीलर्स को ऑन द कंडीशन दैट ही वुड नॉट सेल द सेम बिलो द लिस्ट प्राइस, and it was also stipulated a liquidated damages and not a penalty of $5 which would be payable अगर एक टायर को भी वो ब्रीच के हिसाब से भेजेंगे, ब्रीच ऑफ कंडीशन कर देंगे वो। ठीक है, तो $5 का हर एक टायर के ऊपर उन्होंने लिक्विडेटेड डैमेज इंपोज किया हुआ था एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, पेनल्टी नहीं थी। अब क्या होता है, जो डीलर होता है वो ब्रीच कर देता है एंड द क्वेश्चन वाज कि whether the above sum was intended as a genuine compensation for the loss suffered or not। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या बोला कि House of Lords said that it to be liquidated damages laid down some following propositions। क्या propositions उन्होंने करी कि expressions जो यूज किए गए हैं पार्टीज के द्वारा वो अपने आप में कैसे हैं, वो conclusive है for determination of the fact as to whether it was liquidated damage or not। The court must also find out कि whether the payment stipulated is in truth a penalty या फिर liquidated damages। तो कोर्ट के ऊपर ये ड्यूटी इम्पोज करी गई कि उनको ढूंढना पड़ेगा कि क्या ये लिक्विडेटेड डैमेजेस है या फिर ये पेनल्टी है। एंड कोर्ट कैसे ढूंढेगा ये सब कुछ, कोर्ट ढूंढेगा ये सब कुछ डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। एसेंस ऑफ पेनल्टी क्या होती है कि आप सामने वाली जो ऑफेंडिंग पार्टी होती है उसके ऊपर आप एक पीनलाइजिंग चीज करते हो कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कोई गलती की है इसीलिए उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जा रही है। Question whether a sum stipulated is penalty or liquidated damages depends on the terms and inherent circumstances of each particular contract। तो हमें हर एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या पेनल्टी है या क्या लिक्विडेटेड डैमेजेस है, एंड ये कैसे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को फ्रेम करा गया है। वेरियस टेस्ट सजेस्ट करे गए जिससे कि आप ये स्टिपुलेटेड सम का जो नेचर है उसको आप असर्टन कर पाए। इट इज पेनल्टी if the sum stipulated is extravagant या फिर unconscionable amount in comparison to the greatest loss। तो बेसिकली आपको क्या देखना है, जो आपका अमाउंट एज अ पेनल्टी इम्पोज किया गया है क्या वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट है, क्या वो अनकॉन्शनेबल अमाउंट है इन कंपैरिजन टू जितना लॉस हो सकता था। अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको पेनल्टी मानेंगे। इट इज पेनल्टी इफ द ब्रीच कंसिस्ट only is not paying a sum of money and the sum stipulated is a greater amount जितना लॉस होना चाहिए था। तो अगर वो आपके असर्टेनेबल लॉस से ज्यादा अमाउंट है तो हम उसको पेनल्टी मानेंगे, हम मानेंगे कि वो पीनलाइज किया जा रहा है। If the certain sum by the parties is found to be liquidated damages, the whole of it is recoverable। अगर वो liquidated damages है तो पूरे के पूरे को रिकवर आप कर सकते हो, बट अगर वो पेनल्टी है तो उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डिनरी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी। तो अब जब हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट ड्यूटी टू मिटिगेट, ड्यूटी ऑफ लॉस, ये सब पढ़ लिया, अब हम लोग अपना सैंपल आंसर लिखते हैं। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सो दैट वी नो एग्जैक्टली व्हाट द पेपर सेटर इज आस्किंग अस। स्टूडेंट एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि क्वेश्चन में आपसे पेपर सेटर पूछ क्या रहा है।
कई बार हमें कॉन्सेप्ट बहुत सारा पता होता है बट पेपर सेटर कुछ एक पर्टिकुलर चीज पूछ रहा होता है और हम वो सारी कहानी लिख के आ जाते हैं. दैट विल नॉट फेच यू मार्क्स. You have to remember that your answer has to be crisp, it has to be precise and it has to be desirable. So for all these things आपको फोकस रखना है कि आपका एग्जामिनर पूछ क्या रहा है. अब हमारा एग्जामिनर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ड्यूटी टू मिटिगेट द लॉस. इसको डिस्कस करें विद द हेल्प ऑफ केस लॉ. पूरा कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिया है. अब हम सैंपल आंसर आपके सामने रखते हैं. सैंपल आंसर is just so that आप अपने आंसर्स खुद से फ्रेम कर सकें. I am repeatedly saying this thing. Every person has a unique way of communicating and similarly writing answers. This is not a standard format. This is just a sample answer which has been provided to you जिससे कि आप लोग अपना खुद का आंसर लिखना शुरू कर पाए. ठीक है. तो जब हम बात करते हैं plaintiff, अगर when the plaintiff sues for breach of contract, he owes the duty of taking all reasonable steps to mitigate the loss consequent upon the breach and cannot claim it as damage any sum which is due to him on his own neglect. So एक नॉर्मल चीज मानी जाती है कि जब प्लेंटिफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कर रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कर रहा है, तो उसको अपनी ड्यूटी पालन करना चाहिए कि उसने क्या सारे रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं टू मिटिगेट द लॉस सो दैट वो उसका खुद का नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए एंड उसको अपनी ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 73 क्या बोला गया है, जब हम लॉस को असर्टन करते हैं, डैमेज को असर्टन करते हैं जो कि एक अराइज करता है एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, उसका मतलब क्या है, which existed of remedying the inconvenience caused by non performance of the contract must be taken into account. जो हमारा अकाउंट होता है, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, दोनों पार्टीज की एक दूसरे के प्रति ड्यूटीज होती हैं एंड अगर उन ऑब्लिगेशंस का पालन नहीं होता तो क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है. एंड अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसके कारण लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, वी नीड टू टेक दैट इनटू अकाउंट while we are calculating the damage or penalty. The party which is suffering from the breach of contract को reasonable steps लेने चाहिए कि वो mitigate कर सके सारे damages जो कि breach of contract से हो रहे हैं. If he fails to take reasonable steps to mitigate the loss, he will not be entitled to claim compensation for such loss जो कि mitigate किया जा सकता था. जैसे कि अगर घर जल गया है, अगर आप reasonable steps ले लेते और वो घर बच जाता तो आपको loss नहीं मिलेगा. So basically you have to approach the court with clean hands. You have to take all reasonable steps to mitigate the loss and आपका खुद का negligence नहीं होना चाहिए. जब breach of contract होता है तो plaintiff के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करी जाती है. क्या ड्यूटी है, टू टेक रीजनेबल स्टेप जिससे कि लॉस जितना भी है वो कम से कम हो एंड कोई भी नेग्लिजेंट स्टेप नहीं होना चाहिए उनके द्वारा. बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है कि रीजनेबल स्टेप्स लिए गए थे टू मिटिगेट द लॉस कॉन्सिक्वेंट ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन द प्लेंटिफ. तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, प्लेंटिफ के ऊपर है ये चीज दिखाना कि हाँ जी मैंने सारा का सारा कोशिश किया था कि लॉस ना हो. आई टुक ऑल द रीजनेबल स्टेप्स व्हिच एनी रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन शुड हैव टेकन. इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये डैमेज कॉज हो गया. Therefore, in a suit for damage for breach of contract, plaintiff has not only to establish कि breach of contract हुआ है, but उसके ऊपर एक और ड्यूटी होती है क्या प्रूव करने की कि उसने अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी जो थी एक्सप्लेनेशन सेक्शन 73 के हिसाब से टू टेक रीजनेबल स्टेप, उसने वो भी सब लिया है. तो ये हमने अपना इंट्रोडक्शन एंड बॉडी के अंदर समझा दी ये वाली बात. इसके बाद एम नाजप्पा वर्सेस मुथुस्वामी के केस में प्लेंटिफ मुथुस्वामी जो थे had been employed by the defendant Najappa as a salesman in the defendant's shop situated in the city of Bangalore for selling silk fabric and garments. Under the contract entered into in January 1962, employment was for a period of 5 years. So 1962 में इन्होंने contract of employment किया और ये जो contract of employment था ये 5 साल के लिए था और क्या काम करना था, इनको सिल्क फैब्रिक एंड गारमेंट्स को बेचने का काम करना था. डिफेंडेंट ने टर्मिनेट कर दिया कॉम्पनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड हिज क्लेम वाज फर्दर रेम्यूनरेशन which he would have obtained if he had continued in service for the full period of 5 years. It was held that it would normally have taken about 3 months time for the plaintiff to secure a similar employment in the city of Bangalore and if he failed to do so it was his own fault. So students होता क्या है जब हम employment contract की बात करते हैं, दोनों तरफ से देखो. अगर एम्प्लॉयर आपका बॉस अगर आपको नौकरी से निकाल देता है तो हम मान के चलते हैं कि आपको
2 से 3 महीने लगेंगे सिमिलर जॉब ढूंढने के लिए। एंड सिमिलरली दे आर टॉकिंग अबाउट अ सिटी लाइक बैंगलोर जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफी सारी हैं। बट अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और बोलो कि भैया आपने तो मुझे क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, मेरा तो नुकसान हो गया, मैं तो नौकरी नहीं ढूंढूंगा, तो इट इज योर ओन फॉल्ट। He was therefore held entitled to recover the damages equivalent to his salary for a period of 3 months. तो कोर्ट्स को क्या देखना होता है, कोर्ट को देखना होता है रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन का टेस्ट। कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन जिसकी नौकरी चली जाएगी वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली नौकरी जाने के बाद नई नौकरी ढूंढेगा, हाथ पैर मारेगा, कोशिश करेगा। बट अगर आप बात करो एक पर्सन की जिसने नौकरी जाने के बाद बस बैठ गया एंड सोचा कि अब तो मेरी नौकरी चली गई है, नौकरी चलती रहती तो मैं इतना पैसा कमा लेता, दिस इज नॉट अ रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन। एंड कोर्ट्स ने यही चीजों को देखते हुए 3 महीने की उनको सैलरी एज अ डैमेज, एज अ कॉम्पनसेशन उनको ग्रांट कर दी, बट नॉट मोर देन 3 months बिकॉज he had to look for another alternative job for himself and he cannot claim money just like that. Okay, तो आपको देखना है कि क्या आपने रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन का टेस्ट फॉलो किया है या फिर नहीं किया। अब स्टूडेंट्स इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड मोर केस लॉज इफ यू थिंक, you can add illustrations if you want. Okay, so all these are things which you can add if you think it is important to add in your answer, otherwise this is a sample answer which has been provided to you. अब डील करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में which is also a direct question जो बात करता है what is the meaning of the term quantum merit। 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार कॉन्सेप्ट रिविजन करते हैं। क्वांटम मेरिट क्लेम्स होते क्या हैं, ये एक रेस्टिट्यूटरी रेमेडी मानी जाती है। इट इज अ रिकम्पस फॉर द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द प्लेंटिफ इन ऑर्डर टू रिस्टोर हिम टू द पोजीशन, जो उस पोजीशन में होते अगर कॉन्ट्रैक्ट में कभी एंटर ही नहीं किया गया होता। तो सेम प्रिंसिपल जो हमारा सेक्शन 65 में होता है, सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में होता है, वही यहाँ पे क्वांटम मेरिट क्लेम्स में भी अप्लाई करता है। जो बात क्या करता है, रेस्टोरेशन ऑफ एनी एडवांटेज जो दूसरी पार्टी ने लिया है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच बिकम्स वॉइड और इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। तो बेसिकली यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में। अब ए और बी के बीच में बी जो है इसको कोई एडवांटेज मिल गई है, कोई एडवांटेज मिल गया है, कोई कमोडिटी मिल गई है, कोई रिसोर्स मिल गई है और बाद में जाके ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लेम करना पड़ेगा, वापस रिकम्पेंस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड के घर गए, आप वहां पे जाके 2 kg टोमेटोज छोड़ा है गलती से। अब तो टोमेटोज का रेट ठीक हो चुका है, बट देयर वाज अ टाइम पिछले 2 महीने पहले जहां पे टोमेटोज गोल्ड के भाव बिक रहे थे। तो अब आपके फ्रेंड ने क्या किया, बी ने क्या किया, बी ने इन टोमेटोज को इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया। योर एक्ट वाज नॉट अ ग्रेटिट्यूअस एक्ट, इट वाज अ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। आपने कोई चैरिटी नहीं करी थी, ना आप उसको गिफ्ट दे के आए थे, ना आपके मन में था कि भाई कोई बात नहीं यूज इट, इट वाज नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। अब आपके फ्रेंड ने ये 2 किलो टमाटर इस्तेमाल कर लिए, अब आपके फ्रेंड को क्या करना पड़ेगा, ही विल हैव टू कॉम्पनसेट यू, ही विल हैव टू ईदर रीपे यू और ही विल हैव टू गिव यू बैक टोमेटोज, 2 kg टोमेटोज जो आप उसके घर पे छोड़ के आए थे। सो सेक्शन 65 क्या कहता है कि अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एडवांटेज मिल गई है और बाद में जाके वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है, आपको उसके लिए कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट को, इसी प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट को कौन से केस के अंदर ले डाउन किया गया, फ्लिंच वर्सेस कॉल्बर्न के केस में ले डाउन किया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जब हम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जहां पे एक पार्टी इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट कोई काम करता है या फिर कोई सर्विस रेंडर करता है एंड फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ द सेम हैज बीन मेड यूजलेस बाय द अदर पार्टी, ही मे रिकवर सूटेबल कॉम्पनसेशन फॉर द वर्क डन, या फिर जो भी सर्विस रेंडर करी गई है। अगर कोई भी आपको कमोडिटी दी गई है, कोई भी सर्विस आपको प्रोवाइड करी गई है और आगे का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मान लिया जाता है, आगे का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, कोई सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, you are entitled to recover for the work which you have done or you are entitled to recover for the services which you have already provided. Similar recovery is allowed जहां पे कोई सर्विस रेंडर करी जाती है और बाद में जाके वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा जाता है। यही सेम बात क्रेवन वर्सेस इल्स या फिर कैनन्स वर्सेस लिमिटेड के केस में बोली गई है एंड ये अथॉरिटी मानी जाती है ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, तो
ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से केसेस में ये बात करी गई, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। रेमेडी ऑफ कॉम्पनसेशन ऑन क्वांटम मेरिट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रेमेडी है, ये एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी भी मानी जाती है, ठीक है। तो अब जब हमने ये कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लिया, अब हम लोग इसका एक सैंपल आंसर लिखते हैं जहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटम मेरिट क्लेम्स को हमें एक्सप्लेन करना है, हमारा क्वेश्चन यही था। अब एक सैंपल आंसर आप सबके सामने, ऑर्डिनरली इफ अ पर्सन हैविंग अग्रीड टू डू सम वर्क या फिर रेंडर सम सर्विस हैज ओनली डन अ पार्ट ऑफ इट व्हाट ही वाज रिक्वायर्ड टू डू, he cannot claim anything for what he has done. But when a person agrees to complete some work for a lump sum, non-completion of the work does not entitle to him any remuneration on the part of work done. But law क्या recognize करता है, एक important exception करता है जहां पे हम बोलते हैं quantum merit claims होते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी introduction शुरू कर दी जहां पे हमने quantum merit claims के बारे में बात करी। Under this action, अगर A और B एक contract में enter करते हैं, A, who has already performed a part of the contract, is then prevented by B from performing the rest of his obligations under the contract. A can recover from B reasonable remuneration for whatever he has already done. तो अगर कोई काम आपने कर दिया है, कोई सर्विस आपने प्रोवाइड कर दी है और बाकी का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है या कोई भी रीजन हो जाता है, you can recover the money for the amount of work which you have already done or for the service which you have already provided. This action is essence the restitution action, जहां पे पार्टी जिसकी इंजरी हुई है या फिर जो अग्रीड पार्टी है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण, उसको उसी पोजीशन में वापस लेके आया जाता है जहां पे वो पहले था कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से पहले। It merely entitles the injured party कि उनको compensation मिले for all the work which he has done या फिर for all the services which he had provided या फिर जो भी उन्होंने expense incur किया है। It may be noted that this remedy is available only for the part of work done by the party other than the one making a breach of contract. If the party making a breach of contract has done a part of the work in connection with it, he cannot claim anything in respect thereof under this remedy. क्वांटम मेरिट क्लेम कौन कर सकता है क्लेम? क्वांटम मेरिट क्लेम वही बंदा क्लेम कर सकता है जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। अगर आपने कोई काम कर दिया बट बाद में जाके आपने ब्रीच कर दिया, देन आप क्या नहीं कर सकते, क्वांटम मेरिट क्लेम को क्लेम नहीं कर सकते। एसेंशियल्स क्या है क्वांटम मेरिट क्लेम के? वन ऑफ द पार्टीज मेक्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिवेंट्स द परफॉर्मेंस ऑफ इट बाय द अदर साइड। तो एक पार्टी ब्रीच करती है या फिर दूसरी पार्टी को परफॉर्म नहीं करने देती। सेकेंड, the party injured by the breach of contract who has already performed a part of it elects to be discharged from further performance of the contract and brings an action for recompense for the value of the work he has already done. So जो injured party है, जिसका नुकसान हुआ है, जो aggrieved party है, वो एक सूट फाइल करती है for breach of contract and वो further performance नहीं करना चाहती है, वो एक action लेके आती है कि मुझे compensate किया जाए for the work which I have already done. For instance, अगर A agree करता है to deliver B 500 bags of wheat and then A has already delivered 100 bags, but बाद में जाके B refuse कर देता है to accept any further supply, A recover कर सकता है उससे कितने पैसे? 100 बैग ऑफ व्हीट के पैसे रिकवर कर सकता है जो उसने ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के बारे में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट मेथड्स बाय व्हिच a contract can be discharged under the Indian Contract Act. Students discharge, सबसे पहले क्या समझने की बात है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है A ने ऑफर किया, B ने एक्सेप्ट किया और ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब हमने कंसिडरेशन मिला दिया तो ये आपका बन गया अग्रीमेंट। अग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, अग्रीमेंट जिसको आप इन्फोर्स करा सकते हो और अग्रीमेंट जो नॉन इन्फोर्सिएबल है। जिनको आप इन्फोर्स करा सकते हो वो बन जाते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट्स। जब कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं तो दोनों पार्टीज ए और बी की एक दूसरे के प्रति कुछ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। जब ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिनको हम ऑब्लिगेशन कहते हैं अंडर सेक्शन 37, इनका पालन नहीं करते हैं, इनका यू कैन से इनको ब्रीच कर देते हैं, दैट इज वन वे टू डिस्चार्ज अ कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर सेवरल वेज टू डिस्चार्ज अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एक हो सकता है परफॉर्मेंस, एक हो सकता है
आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड इसी तरीके से काफी और तरीके हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जाता है, जो हमें डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर। स्टूडेंट्स, एक चीज को ध्यान रखने की बात ये है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं 20 नंबर का आंसर भी लिख सकती हूँ, मेरे पास इतना मटेरियल है, बट क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ 5 नंबर के लिए लिखना है। इसलिए हम कॉन्सेप्ट रिवीजन पूरा करेंगे, बट व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग इज, कई बार हमारे पास मटेरियल काफी होता है बट क्वेश्चन सिर्फ 5-10 नंबर के लिए पूछा जाता है, तब आप सब कुछ लिख के नहीं आओगे, आप अपने आंसर को क्रिस्प रखोगे, प्रिसाइज रखोगे, जिससे कि ना तो आप टाइम वेस्ट करो और ना ही एग्जामिनर को प्रॉब्लम हो एक्चुअली में ढूंढने के कि आपने क्या क्या लिखा है। अब एक बार कॉन्सेप्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ये चार्ट आप सबके सामने, ये चार्ट आपको फाउंडेशन बैच में, जहां पे मैंने डिटेल में डिस्चार्ज के ऊपर सीरीज ली थी, पूरा एक लेक्चर लिया था, वहां पे भी मिलेगा। बट फॉर नाउ आप लोग समझें कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काफी तरीकों से हो सकता है। कैसे? बाय परफॉर्मेंस, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी हो सकती है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी हो सकती है, इसको भी डिटेल में हमने फाउंडेशन बैच में पढ़ा था। बाय लैप्स ऑफ टाइम, जहां पे टाइम एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, वहां पे अगर टाइम लैप्स कर जाता है तब भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बाय अग्रीमेंट, बहुत सारे अग्रीमेंट्स हो सकते हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को नोवेट किया जा सकता है, नोवेशन हो सकता है, पुरानी टर्म्स को रिप्लेस करके नई टर्म्स आ गई, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर कर दिया, रिसेशन हो गया, रिमिशन हो गया, या फिर वेवर हो गया। या फिर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किस तरीके से हो सकता है? बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशंस का ब्रीच कर दिया, जो भी एक एक्चुअल ब्रीच हो सकती है, एंटिसिपेटरी ब्रीच हो सकती है, एंड काफी सारी और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स होती है। या फिर इम्पॉसिबिलिटी हो गई, वॉर हो गई, कोविड-19 आ गया और आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाए, इम्पॉसिबल हो गया। या फिर बाय वर्च्यू ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, जहां पे पार्टी जिसने परफॉर्म करना था उसकी डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, मर्जर हो गया, या अनऑथराइज मटेरियल ऑल्टरेशन हो गई। सो दीज आर ऑल डिफरेंट वेज जिसके आप, जिन तरीकों से आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो। अब इमेजिन करो अगर इन सारी चीजों को हम डिटेल में समझाने लग गए तो कितना टाइम लगेगा, एंड आप 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग योर मेंस का आंसर। सो अभी हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट रिवीजन करते हैं डिटेल में। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, अग्रीमेंट के द्वारा जब किया जाता है सेक्शन 62 से 67, परफॉर्मेंस के द्वारा 37 से 67, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गई सेक्शन 56, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेक्शन 39। कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म नहीं करना होता, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, सेक्शन 62 में लिखा गया है कि अगर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अग्री कर जाते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं एक नए कॉन्ट्रैक्ट से, या फिर रिसेंट करना चाहते हैं, ऑल्टर करना चाहते हैं, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना जरूरत। नोवेशन हो गया इसका एक फाइन एग्जांपल, अगर कॉन्ट्रैक्ट को नोवेट कर दिया, नया टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए, तो नए वाले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करोगे, पुराने वाले को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। नोवेशन होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बाय अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट 1 था, इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट 2 कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट 1 को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। स्कार्फ वर्सेस जॉर्डन, ये एक बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केस माना जाता है, जहां पे वो क्या कहते हैं, नोवेशन 2 तरीकों से हो सकता है, जहां पे पार्टीज भी चेंज हो सकती है, मतलब ए और बी की जगह ए और सी भी हो सकती है, और नए कॉन्ट्रैक्ट को आप रिप्लेस कर सकते हो, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर सकते हो नए कॉन्ट्रैक्ट से। इंटरडिपेंडेंट प्रोमिसेस क्या होते हैं? सेक्शन 67 क्या कहता है? जहां प्रोमिसेस इंटरडिपेंडेंट होते हैं, दैट अगर एक पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो दूसरा पार्टी भी परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि उनका आपस में कॉपरेशन की जरूरत थी, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, रीजनेबल फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं तो परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। एक फाइन एग्जाम्पल, आपने अपने घर को व्हाइट वॉश करने के लिए एक पेंटर को एम्प्लॉय किया, अब वो पेंटर कब परफॉर्म करेगा? जब आप घर दोगे, उसको घर के अंदर एंट्री दोगे, तभी तो वो क्या कर पाएगा, इसको व्हाइट वॉश कर पाएगा। आप इसको घर के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हो, तो ये बेचारा पेंटर जो है ये अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सेक्शन 67 क्या कहता है? ये इंटरडिपेंडेंट प्रॉमिस है, जहां पे आपने उसको रीजनेबल फैसिलिटी ही नहीं दी कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सके। ठीक है, अगर प्रॉमिस ही निग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है टू प्रॉमिस अ रीजनेबल फैसिलिटी,
for the performance of his promise, promiser is excused by such neglect या refusal to any non-performance. जब आपने उस पेंटर को reasonable opportunity ही नहीं दी to perform the contract, to paint your house, then the painter will be discharged to perform the contract. Illustration: A contract करता है with B to repair B's house. B बाद में जाके निग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है टू पॉइंट आउट टू ए कौन सी जगहों पे रिपेयर की जरूरत है. अगर आपने अपने घर में किसी को बुलाया है फॉर रिपेयर वर्क, बट अगर आप उसको बताओगे ही नहीं कौन सी जगहों पे रिपेयर की जरूरत है, देन हाउ विल दैट पर्सन रिपेयर योर हाउस. सो दीज आर ऑल इंटरडिपेंडेंट प्रोमिसेस, जहां पे अगर आप उसको रीजनेबल फैसिलिटी ही प्रोवाइड नहीं करोगे, देन दैट पर्सन विल बी एक्सक्यूज फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. एंड यही बात कौन से केस में बोली गई? मेकिन वर्सेस वॉटकिंसन के केस में बोली गई. सेक्शन 67 परमिट करता है पार्टीज को कि वो रिसेंड भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस. रिमिशन ऑफ परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, सेक्शन 63 बात करता है कि हर एक पर्सन who accepts a proposal may dispense with or remit wholly or in part the performance of the proposal made to him which he has accepted, or may extend the time for such performance, or may accept instead of it any satisfaction if he thinks fit. ये सेक्शन क्या बोलता है कि पार्टी अगर परमिट करती है द राइट टू डिमांड परफॉर्मेंस टू रिमिट या फिर डिस्पेंस विद होल और पार्ट. तो बेसिकली जहां पे आपको 100 क्विंटल राइस पहुंचाने थे और आपने 50 क्विंटल पे बोल दिया कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, तो ये अपने आप में कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. या फिर जहां पे आप टाइम फॉर परफॉर्मेंस को एक्सटेंड कर देते हो, जहां पे 5 महीने में कॉन्ट्रैक्ट करना था आपने उसको 7 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया, वो भी अपने आप में एक एक्सेप्टेबल कंडीशन मानी चाहिए. या फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हो अदर सेटिस्फैक्शन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस. फॉर एग्जाम्पल, जहां पे सामने वाले ने आपको 5 लाख रुपए देने थे, उसने 2.5 लाख रुपए दिए और आपने क्या बोला, दैट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया, तो ये भी अपने आप में क्या माना जाएगा? दिस विल ऑल्सो बी डीम्ड एज अ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर अमाउंट ऑफ मनी वेयर मोर मनी इज ड्यू इज ऑल्सो गुड डिस्चार्ज. 5 लाख का क्लेम था, 2.5 लाख में आपने सेटल कर दिया और आपने बोल दिया ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, दिस विल ऑल्सो बी अ गुड सेटलमेंट. कपूर चंद गोधा वर्सेस मीर नवाब हिमायत अली खान. क्या बोला गया? लाइबिलिटी थी 27 लाख रुपए की, 20 लाख ऑफर करे गए टू द क्रेडिटर इन फुल सेटिस्फैक्शन एंड उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया. क्रेडिटर ने बाद में जाके सू किया फॉर बैलेंस आफ्टर सच एक्सेप्टेंस. उस टाइम पे जो जस्टिस थे वो थे शाह जस्टिस. उन्होंने क्या बोला? ये सारे के सारे फैक्ट्स हमारे सेक्शन 63 की इलस्ट्रेशन नंबर सी से मैच करते हैं. और उन्होंने क्या बोला कि जब एप्लेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है अमाउंट, 27 लाख की जगह 20 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लिया एज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, बाद में जाके आप बाकी 7 लाख के लिए सू नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या माना जाएगा? दिस विल बी डीम्ड एज अ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इलस्ट्रेशन सी कहता क्या है एक बार वो भी देख लेते हैं. ए ओज बी 5,000 रुपीज. सी बाद में जाके 1,000 रुपीज देता है टू बी एंड बी एक्सेप्ट दैट अमाउंट इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम ऑन ए. ये पेमेंट अपने आप में क्या मानी जाएगी? 5,000 की जगह अगर 1,000 रुपए में आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया, बाद में जाके आप 4,000 रुपए के लिए सू नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपने कम अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया एज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. वेवर का क्या मतलब होता है? वेवर एक अलग तरीका है जिसके थ्रू आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो. टू डिस्पेंस विद मीन्स दैट पार्टी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम परफॉर्मेंस में वेव इट. सो बेसिकली जिसको अपॉर्चुनिटी थी कि वो पार्टी से परफॉर्मेंस क्लेम कर सकती है, वो वेव कर देती है, वो उसको गिव अवे कर देती है, तो अबैंडन कर देती है. सुप्रीम कोर्ट वेवर को बोलता है अबैंडनमेंट ऑफ राइट. जब आप अपने राइट को अबैंडन कर देते हो, आप उसको वेव ऑफ कर देते हो. तो जब पार्टी ने वेव कर दिया है कंप्लायंस with a particular condition of the contract may in circumstances give a reasonable notice and withdraw his waiver also. Extension of time, जहां पे जिन केसेस में time is the essence, अगर आप उसके अंदर सेक्शन 63 के अंदर ये भी कहा गया है कि extension of time भी permitted है. Extension of time of performance cannot be effected by a unilateral act of the promisee, but ये एक mutual act होना चाहिए जहां पे दोनों पार्टीज एक्ट करें. यही सेम बात कौन से केस में बोली गई? केशव भाई लल्लू भाई पाटेल वर्सेस लाल भाई तिरुकमल मिल्स. अब बात करते हैं सेक्शन 62 और 63 के बीच में डिफरेंस क्या है. सेक्शन 62 हमारा ये कहता है जहां पे प्रोविजन है नोवेशन का,
जहाँ पे आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन। यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, नए कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म कर सकते हो। नोवेशन दो तरीके से हो सकता है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर लिया या फिर पार्टीज को सब्स्टिट्यूट कर लिया। सेक्शन 63 क्या कहता है? इट डज नॉट रिक्वायर एनी अग्रीमेंट एज वेल एज एनी कंसिडरेशन। प्रोमिसी रिलीज कर सकता है प्रोमिसर को ग्रेचुitously बिफोर द ब्रीच फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ टू परफॉर्म द प्रॉमिस। प्रोमिसी may release the promiser gratuitously from the liability even after the breach। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रेटिट्यूस एक्ट हो रहा है, जहाँ पे हमारा प्रोमिसी रिलीज कर देता है हमारे प्रोमिसर को ग्रेटिट्यूसली। ठीक है। सेक्शन 37 की अगर हम बात करें, पार्टीज की ऑब्लिगेशन होती है एक दूसरे के प्रति। मैंने आपको बताया जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे ड्यूटीज होती हैं, यहाँ पे राइट्स होते हैं। तो जब ये सेक्शन 37 की बात करें, एक दूसरे के प्रति हमारी ऑब्लिगेशन होती है, पार्टीज को परफॉर्म करना होता है या फिर ऑफर टू परफॉर्म करना होता है अपना प्रॉमिस, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट या फिर लॉ। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट द टाइम अदर देन दैट अग्रीड अपॉन। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ voidable contract, voidable क्या हुआ? which can be avoided by the agreed party due to the non-performance by the promisor at the time agreed upon, and the promisee accepts such performance at any time other than that agreed upon, promisee cannot claim compensation for the loss occasioned by such non-performance unless he gives a notice of his intention। तो बेसिकली जहाँ पे टाइम एसेंस था, आपने बोला था 6 PM to 9 PM में करना था, उसने जाके 10 PM पे किया और आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब बाद में जाके आप क्या नहीं कर सकते? लॉस क्लेम नहीं कर सकते। तो डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं, जब टाइम इज द एसेंस, तो मिसचीफ क्या है इस सेक्शन का? इस सेक्शन का माइंडसेट क्या था कि आपको टाइम को वैल्यू करना है। जब टाइम इज द एसेंस, इस सेम बात को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है एक्ट में, बट बहुत सारे जुडिशियल डिटर्मिनेशंस के थ्रू, जहां पे हम बात करते हैं बहुत सारे केस लॉस के थ्रू, क्या पता चला है? अगर टाइम इज द एसेंस एंड सामने वाली पार्टी को ये बात पता है और अगर वो फिर भी डिले करती है तो उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे पार्टीज ने एक्सप्रेसली अग्री किया है कि टाइम को एसेंस मानेंगे, या जहाँ पे डिले ऑपरेट करता है एज एन इंजरी, या जहाँ पे नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर करता है, इट इज टू बी कंस्ट्रूड वेयर अ पार्टी आस्क फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर द परफॉर्मेंस। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब अकर करता है? जब सामने वाला बंदा अपनी लाइबिलिटी को रिनाउंस कर देता है या फिर अपने ही एक्ट के द्वारा वो उसको परफॉर्म करने में इम्पॉसिबल हो जाता है, या फिर टोटली और पार्शली फेल कर जाता है टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तब हम मानते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। Failure to perform the obligations under the contract may be by when the time of performance has arrived or even before it. Former is called the breach, whereas the latter is called an anticipatory breach। मतलब anticipatory breach क्या? breach of contract तो हुआ कि आपकी terms and conditions को break कर दिया, breach of contract हो गया। एंटिसिपेटरी क्या हो गया? एंटिसिपेटरी हो गया 9th मई तक मेरे घर को व्हाइट वॉश करना था, मेरे घर को व्हाइट वॉश करने में 5 दिन का टाइम लगना था, 8th में हो गई है, पेंटर ने अभी भी काम शुरू नहीं किया। आई कैन एंटिसिपेट दैट दिस इज एन इम्पॉसिबल थिंग एंड ही विल ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या हो गया कि रेपुडिएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट प्रायर टू द प्रॉमिस डेट। प्रॉमिस डेट थी 9th मई, 8th मई को मेरे को पता चल रहा है कि ये बंदा तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आई हैव 2 ऑप्शंस, ईदर आई वेट टिल 9th मई, क्या पता वो 10 लोगों को एम्प्लॉय कर एक दिन में सारा व्हाइट वॉश कर दे, या फिर आई कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 8th May itself. Such anticipatory repudiation has the following 2 effects on the rights of parties. Other party is excused from performance or further performance as the case may be, या फिर injured party के पास ऑप्शन होता है to sue immediately, या फिर वो वेट कर सकता है उस stipulated टाइम तक। एंटिसिपेटरी ब्रीच एक इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन देता है। हॉचेस्टर वर्सेस डी ला फ्योर एक केस है जहां पे लॉर्ड कैंपबेल ने एक सूटेबल इलस्ट्रेशन के द्वारा समझाया कि इफ अ मैन प्रोमिसेस टू मैरी अ वुमन एट अ फ्यूचर डेट एंड बिफोर दैट डेट ही मैरीज अनदर वुमन, ही इज इंस्टेंटली लायबल फॉर एक्शन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज। यही प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं जब हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 39 की।
जहां पे एक पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म या फिर डिसेबल कर लेती है अपने आप को परफॉर्म करने के लिए हिज प्रॉमिस इन एंटायरिटी, द promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its countenance. तो जहां पे एक सिंगर है A enters into a contract with B कि वो मैनेजर ऑफ अ थिएटर कि वो सिंग करेगा उसके थिएटर में 2 nights in every week during the next 2 months. B engage करता है उसको to pay 100 rupees for each night's performance. 6th night पे जाके वो बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाता है from the theater, therefore B is at the liberty कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है. अगर यहाँ पे ये बिल्कुल ना होता then we could have said that he could have given him an opportunity. But अगर वो बिल्कुल है, अगर वो malicious intent के साथ कर रहा है then he has a right कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है. अब इसी एग्जाम्पल में A सिंगर है, एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में B के साथ मैनेजर जो है to sing in his theater for 2 nights in every week during the next 2 months, and B engage करता है to pay her 100 rupees for each night. 6th night पे जाके A willfully absent herself. With the assent of B, A sings on the 7th night. B has signified his acquiescence in continuance of the contract and now वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता. जहां पे 6th night पे उसने एब्सेंट हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है या फिर कंटिन्यू कर सकता है. जब एक बार कंटिन्यू कर दिया, अब बाद में जाके आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते. ठीक है. The party in default must have refused altogether to perform the contract and the refusal must be of the whole of the contract. Otherwise, party justified नहीं होगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सके. सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो कि हमारे सेक्शन 56 में, ये भी एक तरीका है जहां पे आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो. स्टूडेंट्स, ये एक इंग्लिश डॉक्ट्रिन से दिया गया है जहां पे क्या बात करी गई थी कि जब हम बात करते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया बट बाद में जाके सिचुएशन ऐसी हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं रहा. जैसे कि ए और बी दो कंट्रीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाद में जाके इन कंट्रीज के बीच में हो गई वॉर, तब भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा इम्पॉसिबल हो गया. सो बेसिकली यू हैव टू सी कि इम्पॉसिबिलिटी है वो किसी भी बंदे की डिफॉल्ट के कारण नहीं हो रहा है, वो कुछ ऐसी चीज है जो कि अनफोर्सिएबल थी और आपके कंट्रोल से बाहर थी. इंग्लिश केस पैराडाइन वर्सेस जेन 1647 का केस है जहां पे डिफेंडेंट अ लेसी ऑफ द प्लेंटिफ वाज डिस्पोजेस्ड of the leased estate for some time by the alien enemy, and for such period of dispossession he refused to pay the rent to the plaintiff. It was held कि ये एक subsequent happening है and इसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बना हुआ है उसको. कोर्ट ने क्या बोला? when the party by his own contract creates a duty he is bound to make it good even if he may notwithstanding any accident by inevitable necessity because he might have provided against it by his conduct. So basically what you have to see is that अगर discharge of contract हो रहा है due to the impossibility of performance, so that is also a very fine way of discharge of contract. टेलर वर्सेस कैल्डवेल एक और लैंडमार्क जजमेंट है जहां पे हम बात करते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की या फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बाय द वे ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. line of argument can be well understood by appreciating the judgment जो कि डिलीवर करी गई थी टेलर वर्सेस कैल्डवेल, जहां पे डिफेंडेंट had let out the music hall for concert between certain dates, एंड उस टाइम पे उस म्यूजिक हॉल के अंदर क्या हो जाती है? आग लग जाती है, बिकॉज ऑफ विच जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ अपना काम नहीं चला पाता एंड डिफेंडेंट को सू करता है फॉर लॉस. So it was held that the contract was not absolute as if performance depended upon the continued existence of the hall. Contract was subject to implied condition of the parties will be excused if before the breach performance become impossible because of destruction of hall. जबकि वो डिफेंडेंट की गलती नहीं थी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हुई जो उनके कंट्रोल में नहीं थी. सो ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन कैसे हो सकते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो जाए, जो हमारा टेलर वर्सेस कैल्डवेल के केस में म्यूजिक हॉल पे आग लग गई. चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो जाए, जहां पे पहले आप जो कमोडिटीज में डील कर रहे थे, ए और बी दो कंट्रीज डील कर रही थी, बाद में इन कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाती है, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो गए. या फिर आप एक कमोडिटी में डील कर रहे थे जो लीगलाइज थी, बाद में जाके गवर्नमेंट उसको इलीगल कर देती है, देन ऑल्सो यू कैन नॉट डील इन दैट कमोडिटी. नॉन अकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट, क्रेल वर्सेस हेनरी एक केस है. डेथ या फिर इनकेपेसिटी हो जाती है पार्टी की, रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन केस है. तो दीज आर ऑल डिफरेंट वेज जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. स्टूडेंट्स,
ये एक बहुत ही इलेबोरेटेड टॉपिक है जिसके ऊपर आई वुड ऑलवेज रेकमेंड ऑल ऑफ यू टू गो बैक टू द फाउंडेशन क्लासेस एंड रेफर टू दोज, बिकॉज वहां पे हमने बहुत डिटेल में डिस्चार्ज के बारे में बात करी थी। अब आप सबके सामने एक सैंपल आंसर, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ सैंपल आंसर, यू कैन राइट इट इन योर ओन क्रिएटिव वे, सो प्लीज अपने पेन उठाएं एंड खुद के आंसर्स लिखें, इन सैंपल आंसर से आइडिया लेके, ठीक है। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सैंपल आंसर हम डिस्कस करते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एंड ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा इंट्रोडक्शन ये हो गया। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज कैसे हो सकते हैं? सबसे पहला बाय परफॉर्मेंस, जहां पे पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करती हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी टर्म्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, जो कि हमारे सेक्शन 37 में डील करते हैं, जो कि स्पेसिफाइड है विद इन स्पेसिफाइड टाइम इन स्पेसिफाइड मैनर, एंड कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। For example, A promises to sell 100 cotton bales for fixed price to B, to which B agrees. A delivers these cotton bales to B within a reasonable period of time and B इसका पैसा दे देती है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, परफॉर्म हो गया, तो ये अपने आप में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना गया। सेकेंड वे है बाय अग्रीमेंट या फिर कंसेंट, जहां पे पार्टीज डिस्चार्ज करती हैं कॉन्ट्रैक्ट को बाय वे ऑफ अग्रीमेंट या फिर बाय वे ऑफ कंसेंट, जैसे नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, वेवर या फिर मर्जर। इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमें जरूरत लगे, अगर हमारा 5 नंबर का आंसर ना हो के वो 20 नंबर का आंसर हो। एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, इलस्ट्रेशंस भी लिख सकते हैं, केस लॉज भी आप ऐड कर सकते हो। As per the provisions of section 62 of Indian Contract Act, नोवेशन का मतलब है जब पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अग्री करती हैं कि वो सब्स्टिट्यूट करती हैं अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को विद न्यू टर्म्स, देन इन दैट केस अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। सिमिलरली जब पार्टीज ऑल्टर करती हैं कुछ प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को या फिर कैंसिल करती हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट को, तभी पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। सेक्शन 63 बात करता है प्रोवाइड्स दैट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस कैन बी रेमिटेड होली या फिर पार्टली या फिर टाइम लिमिटेड फिक्स फॉर सच परफॉर्मेंस कैन बी एक्सटेंडेड और एक्सेप्ट एनी लेसर सेटिस्फैक्शन। जैसे कि ए प्रॉमिस करता है टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, बी आफ्टरवर्ड्स फॉरबिड्स हिम टू डू सो, ए इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। इंटरडिपेंडेंट प्रोमिसेस जो हमने पढ़ा। ओके, सपोज ए ओज 5000 टू बी, इंस्टेड ऑफ 5000 बी उसको 2500 देता है और बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ये भी अपने आप में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। थर्ड तरीका है बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट हो गया, जैसे हमारा पार्टी हॉल में आग लग गई, नॉन प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस हो गए, डेथ हो गया या फिर डिसेबिलिटी ऑफ पर्सनल सर्विसेज हो गई, लॉ चेंज हो गया, आउटब्रेक ऑफ लॉ हो गया, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो गई जहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। फोर्थ तरीका है बाय लैप्स ऑफ टाइम, जहां पे नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द लिमिटेशन टाइम पीरियड या फिर पीरियड फिक्स जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होता है। जहां पे उन्होंने बोला था कि 6 महीने के अंदर काम करना है तो कर लो, वरना ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आपने 6 महीने में नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो। या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ या फिर बाय डेथ ऑफ पार्टीज, इंसॉल्वेंसी हो गई, ऐसा कुछ भी हो गया या फिर कोर्ट का डिसीजन आ गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। या फिर बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे सेक्शन 37 का पालन नहीं हुआ, ऑब्लिगेशंस का पालन नहीं हुआ एंड ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, एंटिसिपेटरी ब्रीच भी हो सकता है, एक्चुअल ब्रीच भी हो सकता है, देन ऑल्सो योर कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज। फॉर एग्जाम्पल ए और बी एंटर करते हैं इन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बी उनके थिएटर में गाना गाएगा 2 नाइट्स इन अ वीक फॉर 200 रुपीज ईच नाइट, 5th नाइट पे गाना नहीं गाता है, ये अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आंसर, जहां पे हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करी। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सी, यू कैन यूज योर ओन डिस्क्रिशन टू सी कि आपको अपने आंसर में क्या क्या चीजें ऐड करनी है। माय सजेशन विल बी प्लीज ऐड केस लॉज, एटलीस्ट 2 केस लॉज को अपने आंसर में जरूर ऐड रखें। आपको एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था। वो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, बॉडी होना चाहिए एंड कंक्लूजन होना चाहिए। जब हम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो आप डिसीजन दे रहे हो उन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बीच में वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। क्लियर विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है
कि जो हमारा एग्जामिनर होता है उसके पास काफी सारी कॉपीज होती हैं चेक करने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो सारे वर्ड टू वर्ड आपके आंसर्स चेक करे, ऊपर ऊपर से स्किम भी कर सकता है। आपको अपने आंसर को क्या करना है, आंसर शुड बी विजिबल। आपको अपने एग्जामिनर का जो एफर्ट है, एफर्ट को आपको उसका रिड्यूस करना है, क्योंकि जब आप उसके एफर्ट को रिड्यूस करोगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, because your answer will be visible and that person will appreciate that you have concept clarity, you know how to write your answers and you can support it with your case law. These are few tips. I would say आप लोग लेक्चर नंबर 1 को भी देखें, जहां पे मैंने डूज एंड डोंट्स की बात करी थी डिटेल में मेंस आंसर राइटिंग की। स्टूडेंट्स एट लॉ वाला हमारा एम यही रहता है कि हम आपकी लॉ की जर्नी को मजेदार बनाए, हेल्पफुल करें एंड आपको मदद करें जितनी ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं, जिससे कि आपके करियर की बहुत अच्छी शुरुआत हो। आप लोग हमारी कंट्री के फ्यूचर जजेस हो, इसीलिए फ्यूचर जजेस को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है एंड अपनी बात को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। इन सब में आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जरूर करें, बट हार्ड वर्क के साथ आपका हार्ड वर्क स्मार्ट भी होना चाहिए। मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि आप एक चीज पे अटके नहीं, आप आगे बढ़ते जाएं एंड डीमोटिवेट ना हो। कई बार स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते डीमोटिवेट हो जाता है, मोरल लूज हो जाता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। आपको इमेजिन करना है दैट आप उस जुडिशियल ऑफिसर की कुर्सी पर बैठे हैं एंड जो आपके पेरेंट्स के फेस पे स्माइल होगी, आपको उस चीज को इमेजिन करके अपनी मेहनत करनी है एंड अगर आप ये चीज करेंगे देन ट्रस्ट मी यू विल बी मोटिवेटेड एंड आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर टुडेज सेशन। हैव अ गुड डे।